साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। देखिएगा, अपन राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे थे और राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में बात हो रही थी। और राष्ट्रपति की दो प्रकार की शक्तियां जो सामान्य शक्तियां रहती हैं, जिसके बारे में अपन बात कर चुके थे। एक तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, जिसे कार्यकारी शक्तियों के नाम से जानते हैं, और दूसरा व्यवस्थापिका संबंधी, जिसे अपन विधायी शक्तियों के नाम से जानते हैं। और पिछली क्लास में अपने राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियों के बारे में बात की थी? विधायी शक्तियों के बारे में। कौन सी शक्तियों के बारे में बात की थी? राष्ट्रपति की कैसी शक्तियां? विधायी शक्तियां। और देखिएगा, विधायी शक्तियां ही राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियां मानी जाती हैं सामान्य शक्तियों में। ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति की शक्तियों को अपन दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। एक तो सामान्य शक्तियां और दूसरी कौन सी? आपातकालीन शक्तियां। लेकिन अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि बताइएगा, सामान्य शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण शक्तियां कौन सी रहती हैं? वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां या फिर विधायी शक्तियां? तो इसका राइट आंसर क्या करेंगे? विधायी शक्तियां। क्योंकि विधायी शक्तियां या व्यवस्थापिका शक्तियों में बहुत सारे आर्टिकल, जिसके बारे में अपने बात की थी। आर्टिकल 80, जिसमें राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करता है या मनोनीत करता है। दूसरा आर्टिकल 85 के बारे में बात की थी, जिसमें राष्ट्रपति जो है संसद का सत्र आहूत करता है और संसद का सत्र का सत्रावसान करता है। इसके बाद आर्टिकल 86 के संदर्भ में अपने बात की थी। आर्टिकल 86 में राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर सकता है, संसद में संदेश भेज सकता है और संसद में क्या दे सकता है? अभिभाषण दे सकता है। इसके बाद आर्टिकल 87 के संदर्भ में बात की थी और आर्टिकल 87 के तहत राष्ट्रपति संसद में क्या दे सकता है? विशेष अभिभाषण। और आपको पता होगा, विशेष अभिभाषण दो बार दिया जाता है। एक तो वर्ष की प्रथम बैठक, और वर्ष की प्रथम बैठक कौन से सत्र में होती है? बजट सत्र। और दूसरा जो रहता है वो है नई लोकसभा के गठन के पश्चात प्रथम बैठक। देखिए साथियों, वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, ठीक है, और 17वीं लोकसभा चल रही है। जैसे ही 17वीं लोकसभा आहूत हुई, 17वीं लोकसभा की जो प्रथम बैठक हुई, उसमें राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया उसको अपन क्या बोलते हैं? विशेष अभिभाषण। इसके बाद आर्टिकल 99 के बारे में बात की थी, जिसके तहत राष्ट्रपति क्या करता है? संसद के सदस्यों को शपथ दिलाता है और इसी के तहत जो है प्रोटेम स्पीकर की क्या करता है? नियुक्ति करता है। लेकिन प्रोटेम स्पीकर का संविधान में कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में प्रोटेम स्पीकर को अपन संविधान का प्रतिनिधि, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कह सकते हैं। प्रोटेम स्पीकर जैसे शब्दों का कहीं उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। इसके बाद आर्टिकल 108 के संदर्भ में अपने बात की, जिसमें ज्वाइंट सिटिंग की बात है, संयुक्त बैठक की बात है। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और देश में कानून की आवश्यकता पड़ जाए, राष्ट्रपति क्या जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और अध्यादेश की कितनी अवधि होती है, इसके संदर्भ में भी बात की। इसके बाद आर्टिकल 102 और आर्टिकल 103, जिसमें संसद के सदस्यों की अयोग्यता या संसद के सदस्यों की निर्योग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति इसमें किसकी परामर्श लेगा? राष्ट्रपति इसमें परामर्श लेगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त जो रहता है, उनसे परामर्श लेगा। और किन किन आधार? तो आधारों का उल्लेख आर्टिकल 102 में है और अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा, ऐसा लिखा हुआ कौन से आर्टिकल में है? 103 में है। इसके बाद अगला आर्टिकल जो अपने बात की थी, आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 में संसद के द्वारा कोई बिल अगर राष्ट्रपति के पास भेजा है और राष्ट्रपति को इस संदर्भ में क्या शक्ति प्राप्त होगी, इसका उल्लेख आर्टिकल 111 में है। और आर्टिकल 201 में जो है राज्य विधानमंडल द्वारा भेजे गए किसी विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति को प्राप्त शक्ति हैं। ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां, जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं? विधायी शक्तियां, जो राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज अपन बात करेंगे साथियों राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियों के बारे में? वीटो पावर। कौन सी पावर? वीटो पावर। पहली बात तो वीटो को कहते हैं निषेधाधिकार। क्या कहते हैं? निषेधाधिकार। वीटो को क्या कहते हैं? निषेधाधिकार। पहले तो बात आप ये ध्यान में रखेंगे, वीटो को क्या कहा जाता है? निषेधाधिकार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि वीटो जैसे शब्दों का संविधान में उल्लेख है अथवा नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, वीटो जैसे शब्दों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। पहली बात तो आप ये ध्यान में रखेंगे, अर्थात क्या ध्यान में रखेंगे? वीटो जैसे शब्दों का उल्लेख, वीटो जैसे शब्दों का उल्लेख, वीटो जैसे शब्दों का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। वीटो जैसे शब्दों का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। पहली बात तो आप ये ध्यान में रखेंगे। देखिएगा साथियों, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में अपन बात कर रहे हैं
और आप सभी को पता होगा कि सरकार का जो दूसरा अंग रहता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, व्यवस्थापिका। और व्यवस्थापिका में कौन शामिल होता है, संसद। और संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। कौन कौन, एक अपन कह सकते हैं राज्यसभा, दूसरी जो सभा रहती है उसको अपन बोलते हैं लोकसभा, और तीसरा जो रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति। तो संसद के कितने अंग रहते हैं, 3 अंग रहते हैं। कौन कौन से, एक तो राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति। इस संसद का काम क्या होता है, संसद का कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना। देश में संघ सूची के जो भी विषय हैं उन संघ सूची के विषय पर कानूनों का निर्माण किनके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है। और कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर क्या हस्ताक्षर करेगा, अतः राष्ट्रपति उसे क्या मतलब है, स्वीकृति प्रदान करेगा। देखिए जरा, कोई भी बिल, कोई भी विधेयक जो है या तो पहले राज्यसभा में रखा जाएगा या कहाँ रखा जाएगा, लोकसभा में। कोई भी विधेयक या तो पहले राज्यसभा में रखा जाएगा या कहाँ रखा जाएगा, लोकसभा में। और दोनों सदनों में पारित होने के बाद किनके पास आएगा, राष्ट्रपति के पास। कोई भी विधेयक जो है व्यवस्थापिका में पारित होने के बाद जो है किनकी स्वीकृति के लिए आएगा, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। भाई राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान करेगा तभी तो विधेयक क्या बनेगा, अधिनियम बनेगा, एक्ट बनेगा। उससे पहले तो वो क्या है, बिल है या विधेयक जिसको अपन कह सकते हैं। राष्ट्रपति को इस संदर्भ में जो शक्ति प्राप्त होती है जिसका उल्लेख अपन बात कर चुके हैं, कौन से आर्टिकल में है, 111 में। संसद के द्वारा किसी बिल को राष्ट्रपति के लिए स्वीकृति के लिए भेजा गया है और इस संबंध में राष्ट्रपति को क्या शक्ति प्राप्त होगी, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है, अनुच्छेद 111 में किया गया है। और इसी 111 के आधार पर राष्ट्रपति को जो शक्ति प्राप्त होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, वीटो पावर बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, वीटो पावर बोलते हैं। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति उसे क्या प्रदान करेगा, स्वीकृति प्रदान करेगा। और राष्ट्रपति को किसी विधेयक के संदर्भ में क्या शक्तियां प्राप्त होगी, क्या विधेयक को स्वीकृत करेगा, अस्वीकृत करेगा, पुनर्विचार के लिए भेजेगा या अपने पास सुरक्षित रखेगा। यथार्थ राष्ट्रपति को किसी संसद, ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 111 में किसकी बात कर रहा हूं मैं, संसद की। कोई बिल संसद के द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया है तो राष्ट्रपति को इस संबंध में क्या शक्ति प्राप्त होगी, उसके संदर्भ में जिन जिन शक्तियों का राष्ट्रपति प्रयोग करता है उसे अपन क्या बोलते हैं, वीटो पावर बोलते हैं। लेकिन भारतीय संविधान में वीटो जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया है, यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, दूसरी बात आपको ध्यान में ये सुननी है कि कोई भी विधेयक जो संसद के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होकर किनके पास भेजा गया है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। किनके पास भेजा गया है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। तो राष्ट्रपति को कितने समय में स्वीकृति प्रदान करनी है, इसका उल्लेख भी भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। कोई भी विधेयक जो है, कोई भी बिल जो है संसद के दोनों सदनों ने पारित किया और पारित करने के बाद क्या भेजा, राष्ट्रपति के पास भेजा। राष्ट्रपति को कितने समय में स्वीकृति प्रदान करनी है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। 2 माह में, 4 माह में, 6 माह में, 5 माह में, कहीं नहीं लिखा है। यहां पर क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति को यथाशीघ्र, राष्ट्रपति को क्या करना होगा, यथाशीघ्र उस पर क्या करनी होगी, कार्रवाई करनी होगी। मतलब स्वीकृत करे, पुनर्विचार के लिए भेजे या सुरक्षित रखे, यथाशीघ्र करना होगा। यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा प्रश्न हो सकता है, प्रश्न क्या पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी विधेयक के संबंध में, किसी विधेयक की स्वीकृति के संबंध में भारत के राष्ट्रपति को कितने दिन का समय निर्धारित किया गया है। किसी विधेयक की स्वीकृति के संबंध में भारत के राष्ट्रपति को कितने दिन का समय निर्धारित किया गया, कितने दिन का समय प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार आप कहेंगे समय सीमा का कोई प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है, भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसको मैं नोट करवा लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न हो सकता है। किसी विधेयक की स्वीकृति के संबंध में, किसी विधेयक की स्वीकृति के संबंध में राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति हेतु समय सीमा का निर्धारण
निर्धारण नहीं किया गया है, समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। ये बात आप जरूर ध्यान में रखें। क्या ध्यान में रखेंगे? किसी विधेयक की स्वीकृति के संबंध में राष्ट्रपति के लिए समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। यहां पर क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति जी को क्या करना होगा? यथाशीघ्र क्या करना होगा? यथाशीघ्र उस पर क्या करनी होगी? कार्रवाई करनी होगी। मतलब स्वीकृत करे, अस्वीकृत करे, पुनर्विचार के लिए भेजे या फिर अपने पास सुरक्षित रखे, ये स्पष्ट कर देना चाहिए। ये बात भारतीय संविधान में लिखी गई है, लेकिन समय सीमा का कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसको आपको ध्यान में रखना। देखिए जरा, कोई भी विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास आता है, कोई भी बिल जो है, ये आपको पता है, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है और ये राष्ट्रपति। बिल्कुल प्रैक्टिकल देखिए, ये राज्यसभा है, ये कौन सी सभा है? लोकसभा है, और ये कौन है? राष्ट्रपति है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, दोनों सदनों में विधेयक पारित हुआ। दोनों सदनों में पारित होने के बाद कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति को किसी विधेयक के संदर्भ में क्या शक्ति प्राप्त होगी? या तो उस विधेयक को क्या कर दे? स्वीकृत कर दे, या उस विधेयक को क्या कर दे? पुनर्विचार के लिए भेज दे, या उस विधेयक को क्या कर दे? अस्वीकृत कर दे। और यह विधेयक को न तो स्वीकृत करे, न ही अस्वीकृत करे, और न ही पुनर्विचार के लिए भेजे, अर्थात अपने पास क्या रख दे? सुरक्षित रख दे। क्या रख दे? अपने पास सुरक्षित रख दे। अर्थात राष्ट्रपति के सामने ये विकल्प होते हैं, या तो कोई बिल आया है, विधेयक कोई आया है, तो राष्ट्रपति उसे क्या कर दे? स्वीकृत या अस्वीकृत कर दे, या उसको क्या कर दे? पुनर्विचार के लिए भेज दे, और या फिर उस विधेयक को क्या कर दे? सुरक्षित रख दे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और इसी के आधार पर जो है हम किसका निर्धारण करते हैं? वीटो शक्ति का निर्धारण करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वीटो के कितने प्रकार हैं। किसके बारे में बात करें? वीटो के कितने प्रकार हैं। देखिए जरा, वीटो के कितने प्रकार है, इसके संदर्भ में अपन बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि वीटो के कितने प्रकार हैं। देखिए जरा, वीटो के प्रकार के संदर्भ में अपन बात करें, किसके प्रकार है? वीटो के प्रकार। वीटो के प्रकार, तो आपको ध्यान में रखना है कि वीटो के 4 प्रकार हैं। वीटो के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार माने जाते हैं वीटो के। कौन कौन से? एक तो है विशेषित वीटो। कौन सा वीटो? विशेषित वीटो। दूसरा जो वीटो होता है उसको अपन बोलते हैं आत्यंतिक वीटो। कौन सा वीटो? आत्यंतिक वीटो। तीसरा जो वीटो होता है उसको अपन बोलते हैं निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो। और नंबर 4 पे जो वीटो होता है इसको अपन बोलते हैं जेबी, या फिर कौन सा वीटो? पॉकेट वीटो। जेबी या कौन सा वीटो? पॉकेट वीटो। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि वीटो के कितने प्रकार हैं, आप कहेंगे वीटो के 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार है। कौन कौन सा? एक विशेषित वीटो, दूसरा आत्यंतिक वीटो, तीसरा निलंबनकारी वीटो, और चौथा कौन सा? जेबी वीटो। लेकिन आपसे प्रश्न ये पूछे कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा वीटो है जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी वीटो शक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? वो कौन सी वीटो होगी? विशेषित वीटो। तो इसमें क्या ध्यान में रखेंगे? यह वीटो शक्ति, क्या ध्यान में रखेंगे? यह वीटो शक्ति, वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होगी। यह वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होती है। भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होती हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना। बड़ा अच्छा प्रश्न हो सकता है। 4 विकल्प दे देंगे और प्रश्न ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होती है? आप कहेंगे कौन सी वीटो? विशेषित वीटो जो है ये भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होती है। बाकी ये 3 प्रकार की जो वीटो हैं ये भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। आत्यंतिक वीटो भी होती है, निलंबनकारी और जेबी या पॉकेट वीटो। लेकिन साथियों अपन बात करें ये विशेषित वीटो होता क्या है, ये भी जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त तो नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या करता है राष्ट्रपति, ये सुनिएगा जरा। विशेषित वीटो। और विशेषित वीटो में क्या होता है? देखिए जरा, कोई भी विधेयक जो है, कोई भी विधेयक जो है, ये विधेयक जो है ये दोनों सदनों में पारित किया गया। दोनों सदनों में क्या किया गया? पारित किया गया। किसी भी विधेयक को दोनों सदनों में पारित किया गया और दोनों सदनों में पारित करने के बाद इन्हें कहाँ भेजा?
राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु। कहां भेजा? राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा। राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज देता है। राष्ट्रपति इस विधेयक को क्या करता है? पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार हेतु भेजना। राष्ट्रपति के पास कोई बिल आया, राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आया, संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास गया, लेकिन राष्ट्रपति ने इसको कहां भेज दिया? पुनर्विचार के लिए। अब ये संसद क्या करेगी? ये जो दोनों सदन क्या करेंगे? इस विधेयक को क्या करेंगे? विशेष बहुमत से पारित करेंगे। इस विधेयक को कौन से बहुमत से पारित करेंगे? विशेष बहुमत से क्या करेंगे? पारित करेंगे। और विशेष बहुमत से पारित करने के बाद इस विधेयक को वापस किनकी स्वीकृति के लिए भेजेंगे? राष्ट्रपति की स्वीकृति। और विशेष बहुमत से पारित होकर अगर बाद में राष्ट्रपति के पास आया है तो राष्ट्रपति को स्वीकृति प्रदान करनी होगी। अर्थात राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान करने हेतु, राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या होगा? बाध्यकारी होगा। राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या होगा? बाध्यकारी होगा। इस प्रकार के वीटो को क्या कहते हैं? विशेषित वीटो। ध्यान से सुनिएगा, भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, लेकिन होता क्या है विशेषित वीटो में? विशेषित वीटो में ये होता है, कोई भी विधेयक जो है दोनों सदनों में पारित होने के बाद किन की स्वीकृति के लिए भेजा गया? राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। और राष्ट्रपति ने उस विधेयक को कहां भेज दिया? पुनर्विचार के लिए भेज दिया। कहां भेज दिया? पुनर्विचार के लिए भेज दिया। लेकिन यहां पर व्यवस्थापिका के द्वारा उस विधेयक को विशेष बहुमत से पारित किया गया। व्यवस्थापिका के द्वारा उस विधेयक को, विशेष का मतलब दो तिहाई बहुमत से पारित किया गया। और 2/3 बहुमत से पारित करने के बाद अगर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा है तो इस बार राष्ट्रपति को स्वीकृति प्रदान करनी ही होगी। राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या होगा? बाध्यकारी होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार के वीटो को अपन क्या बोलते हैं? विशेषित वीटो के नाम से जाना जाता है। बस ये वाली कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ही विशेष बहुमत से व्यवस्थापिका इसे पारित करेगी, मान लेंगे अगर राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान करेगा तो भी ठीक, नहीं भी करेगा तो भी यहां विशेष बहुमत से पारित हो चुका है, मतलब वो विधेयक अधिनियम बन गया है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगला जो वीटो रहता है जो भारत में राष्ट्रपति को प्राप्त है, जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं, वो कौन सा है? पहला आत्यांतिक वीटो। कौन सा वीटो? आत्यांतिक वीटो। क्या होता है आत्यांतिक वीटो में? देखिए जरा, आत्यांतिक वीटो में कोई भी विधेयक जो है ये संसद के दोनों सदन है अपने, कौन कौन से? ये तो मान लेते हैं राज्यसभा और ये कौन सी सभा? लोकसभा। दोनों सदनों में क्या हुआ? कोई भी विधेयक यहाँ आया, इसमें पारित हुआ, फिर लोकसभा में पारित हुआ। अब यहाँ पर कौन है? राष्ट्रपति। संसद का तीसरा अंग कौन है? राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आया, लेकिन राष्ट्रपति ने स्वीकृति देने से मना कर दिया। राष्ट्रपति ने स्वीकृति देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। राष्ट्रपति जी ने स्वीकृति देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। इस प्रकार के वीटो को क्या कहा जाता है? आत्यांतिक वीटो। और राष्ट्रपति ने स्वीकृति देने से मना किया और मना करते ही विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। मना करते ही विधेयक क्या हो जाएगा भाई? समाप्त हो जाएगा। विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान में रखना है। आपसे प्रश्न यहां पर किस प्रकार का पूछा जाएगा? 2 प्रकार के प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। पहला सुनिएगा, पहला क्वेश्चन बनेगा कि ऐसी कौन सी वीटो शक्ति है जिस पे राष्ट्रपति स्वीकृति देने से मना कर देता है? कौन सा कहेंगे? आत्यांतिक वीटो। और दूसरा प्रश्न ये पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा वीटो पावर है, ऐसा कौन सा वीटो पावर है जिसका प्रयोग करते ही वो विधेयक समाप्त हो जाएगा? कौन सा वीटो होगा? आत्यांतिक वीटो। तो आत्यांतिक वीटो में 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात क्या ध्यान में रखेंगे? राष्ट्रपति स्वीकृति देने से मना कर देगा। राष्ट्रपति स्वीकृति देने से मना कर देता है, मना कर सकता है। राष्ट्रपति स्वीकृति देने से मना कर सकता है। राष्ट्रपति स्वीकृति देने से मना कर सकता है। और दूसरी बात आप क्या ध्यान में रखेंगे? दूसरी बात आप ध्यान में रखेंगे कि इस वीटो का प्रयोग करते ही, इस वीटो का प्रयोग करते ही, इस वीटो का प्रयोग करते ही विधेयक समाप्त हो जाएगा। विधेयक समाप्त हो जाएगा। इस वीटो का प्रयोग करते ही विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी। कौन सी वीटो के संदर्भ में? आत्यांतिक वीटो। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा
कि क्या भारत के किसी राष्ट्रपति ने आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया, तो कब किया और सर्वप्रथम इस वीटो का प्रयोग कब किया, ये बड़ा अच्छा प्रश्न हो सकता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। भारत में आत्यंतिक वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1954 में, और 1954 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1954 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस वीटो का प्रयोग किया। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछे कौन से विधेयक के संबंध में इसका प्रयोग किया, तो विधेयक भी आपको ध्यान में रखना है, पेप्सू विधेयक। कौन से विधेयक के संदर्भ में प्रयोग किया गया? पेप्सू विधेयक के संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम 1954 में भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया गया, और आत्यंतिक वीटो का प्रयोग करते ही क्या होगा? विधेयक वहीं क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, वापस संसद में नहीं आएगा, न ही पुनर्विचार के लिए आएगा। विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। दूसरा जो वीटो होता है उसको अपन बोलते हैं निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो। कौन सा वीटो? निलंबनकारी। निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो। अब देखिए जरा इसमें क्या होता है, फिर से वही डायग्राम बनाना है अपने को। कौन सा? ये लोकसभा, ये राज्यसभा और ये राष्ट्रपति। यानी ये मान लेते हैं अपने राज्यसभा, ये लोकसभा और ये कौन है? राष्ट्रपति। संसद के कितने अंग हैं? 3। कोई भी विधेयक पहले मान लेते हैं लोकसभा में पारित हुआ, लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में पारित हुआ, और राज्यसभा में पारित होने के बाद किन की स्वीकृति के लिए गया? राष्ट्रपति की स्वीकृति के। ध्यान से सुनिएगा, दोनों सदनों में विधेयक स्वीकृत होने के बाद पारित होने के बाद राष्ट्रपति के लिए स्वीकृति के लिए गया, लेकिन राष्ट्रपति ने इस विधेयक को वापस कहां भेज दिया? पुनर्विचार के लिए। राष्ट्रपति किसी विधेयक को अगर पुनर्विचार के लिए वापस व्यवस्थापिका में भेजते हैं, ऐसे वीटो को अपन क्या कहते हैं? निलंबनकारी वीटो कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कोई विधेयक जो है दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए गया, लेकिन राष्ट्रपति ने इसको कहां भेज दिया? पुनर्विचार के लिए भेज दिया। और जैसे ही पुनर्विचार के लिए भेजेंगे, इस प्रकार के वीटो को अपन क्या कहेंगे? निलंबनकारी वीटो कहेंगे। लेकिन आपको यह ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेजा, लेकिन इन सदनों ने क्या किया? हो सकता है किसी प्रकार का परिवर्तन किया या नहीं किया, वापस से अगर राष्ट्रपति के पास भेज दिया, किनके पास भेज दिया? वापस से राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो राष्ट्रपति को क्या करना होगा? राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान करने हेतु बाध्यकारी होगा। राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान करने हेतु, राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान करने हेतु बाध्यकारी होगा। राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या होगा? बाध्यकारी होगा। इसका मतलब राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है? 1 बार। कितनी बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है? 1 बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और इस प्रकार के वीटो को क्या कहते हैं अपन? निलंबनकारी वीटो के नाम से जानते हैं। इसको मैं नोट करवा देता हूं। देखिए निलंबनकारी वीटो में क्या ध्यान में रखना है? निलंबनकारी वीटो। और निलंबनकारी वीटो में क्या ध्यान में रखेंगे? किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित करने के पश्चात राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा गया है। राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा गया है। राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा गया है। राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेजे। इस प्रकार के वीटो को क्या कहेंगे? इस प्रकार के वीटो को निलंबनकारी वीटो के नाम से जानते हैं। निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निलंबनकारी वीटो कहा जाता है।
बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें राष्ट्रपति क्या करता है, पुनर्विचार के लिए भेजता है। जैसे ही प्रश्न आपसे पूछे कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस व्यवस्थापिका के पास भेजे, तो इसमें राष्ट्रपति ने कौन सी वीटो शक्ति का प्रयोग किया, निलंबनकारी। निलंबनकारी में क्या ध्यान में रखेंगे, एक शब्द को पकड़ना है। इसमें राष्ट्रपति क्या करेगा, किसी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजे तो इस प्रकार के वीटो को अपन क्या कहेंगे, निलंबनकारी वीटो के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें आप ध्यान में रखेंगे, अगर पुनर्विचार के पश्चात, ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, एक बार। राष्ट्रपति जो है एक बार पुनर्विचार हेतु भेज सकता है, एक बार पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। और लेकिन अगर वापस से राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आए तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए क्या होगा मेरे भाई, बाध्यकारी होगा। क्या होगा, बाध्यकारी होगा। तो राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए कितनी बार भेज सकता है, राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है, बड़ा अच्छा प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। तीसरा जो वीटो पावर है जिसको अपन बोलते हैं जेबी वीटो, जेबी वीटो, जिसे अपन दूसरे किस नाम से जानते हैं, पॉकेट वीटो। जेबी वीटो या कौन सा वीटो, पॉकेट वीटो। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि किसी विधेयक की स्वीकृति के संबंध में राष्ट्रपति के लिए समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया। पहली बात तो क्या ध्यान में रखेंगे, किसी विधेयक की स्वीकृति के संबंध में, किसी विधेयक की स्वीकृति के संबंध में, विधेयक की स्वीकृति के संबंध में समय सीमा का निर्धारण, समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। बस पहली बात तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति को किसी विधेयक की स्वीकृति के संबंध में समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति को कितने समय में जो है बिल पारित करना होगा, बिल की स्वीकृति प्रदान करनी होगी, समय सीमा नहीं दे रखी। अब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास है, ये देख लेते हैं, कोई विधेयक है और ये विधेयक दोनों सदनों में पारित होने के बाद कहाँ आया, राष्ट्रपति के पास आया। और राष्ट्रपति क्या करे, इस विधेयक के संबंध में न तो स्वीकृति प्रदान करे, न ही इसे अस्वीकृत करे, न ही अस्वीकृत करे और न ही पुनर्विचार के लिए भेजे, न ही किन के लिए भेजे, पुनर्विचार के लिए भेजे। अर्थात क्या होगा, अपने पास सुरक्षित रख ले, अर्थात अपने पास सुरक्षित रख ले, अपने पास क्या रख ले, सुरक्षित रख ले, क्योंकि समय सीमा है नहीं। और अपने पास किसी विधेयक को सुरक्षित रख ले, भाई ना तो स्वीकृति दे, न ही अस्वीकृत करे और न ही पुनर्विचार के लिए भेजे, अर्थात अपने पास सुरक्षित रख ले। ऐसे वीटो को कौन सा वीटो कहते हैं, जेबी, या जैसे नाम से उल्लेखित हैं जेबी या पॉकेट वीटो, अर्थात अपने पास क्या रख ले, सुरक्षित रख ले। ऐसे वीटो को कौन से वीटो के नाम से जानते हैं, पॉकेट या जेबी वीटो के नाम से। आप कहेंगे क्या भारत में ऐसी वीटो का प्रयोग किसी राष्ट्रपति ने किया है, यह पता होना चाहिए क्यों किया है। पता, ये तो सबको पता है कि 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने इस वीटो का प्रयोग किया एक बार, और अब तक एक ही बार जो है ये जेबी वीटो का प्रयोग हुआ। लेकिन 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने ऐसा क्या कारण रहा जिसके कारण जो है इस वीटो का प्रयोग किया। तो सबसे पहले तो आप ध्यान में रखेंगे कि इस वीटो का प्रयोग जो है 1986 में किन्होंने किया, राष्ट्रपति थे डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह। क्या नाम था, डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने इस वीटो का प्रयोग किया। और यहां पर आप ध्यान में रखेंगे विधेयक कौन सा था, डाकघर संशोधन विधेयक। कौन सा विधेयक था, डाकघर संशोधन विधेयक। कौन से विधेयक के संदर्भ में किया, डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में किया। और अब तक इस वीटो का प्रयोग कितनी बार हुआ है, एक बार हुआ है। यह भी अच्छा प्रश्न हो सकता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब मैंने कहा क्यों, क्या किया, कारण क्या था कि राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने ऐसा वीटो का प्रयोग किया। देखिए जरा, किसके बारे में बात करें अपन, जेबी वीटो के बारे में। तो आपको ध्यान में रखना है कि 1982 से लगाकर 1987 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे ज्ञानी जैल सिंह। भारत के राष्ट्रपति, और भारत के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह। और ये डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह जो हैं ये सिख समुदाय से आते थे। कौन से समुदाय से आते थे,
सिख समुदाय से आते थे। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बनने से पूर्व जो हैं इंदिरा गांधी की सरकार में गृह मंत्री थे। इंदिरा गांधी की सरकार में क्या थे? गृह मंत्री थे। और आप सभी को पता है कि गृह मंत्री जो हैं ये सर्वाधिक विश्वास पात्र व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया जाता है। जैसे वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में अमित शाह जी क्या है? गृह मंत्री हैं। तो मोदी जी के सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति कौन है? अमित शाह जी। ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जो प्रधानमंत्री का सबसे विश्वास पात्र लोगों में शामिल हो। तो इंदिरा जी का विश्वास व्यक्ति कौन था? विश्वास पात्र ज्ञानी जैल सिंह। बाद में ज्ञानी जैल सिंह को भारत का क्या बनाया गया? राष्ट्रपति। कब से कब तक रहे थे? 1982 से लगाकर 1987 तक। अब देखिए क्या हुआ 1984 में अमृतसर में, आपने सुना होगा अमृतसर में, और अमृतसर में एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन कौन सा था? ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार। और ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है ये कहां चलाया गया था? अमृतसर के कौन से मंदिर में? स्वर्ण मंदिर में। अमृतसर के कौन से मंदिर में चलाया गया था? स्वर्ण मंदिर में जो है ये चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। कब? 1984 में। क्यों चलाया गया था? कैसा कहा गया कि अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है वहां पर कुछ इस देश में एकता और अखंडता को तोड़ने की गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जिसको लेकर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया और कई सारे जो हैं वहां पर व्यक्ति मारे गए। इसके बाद में ये जो सिख समुदाय है, ये सिख समुदाय पूरा का पूरा नाराज हो गया किनसे? इंदिरा गांधी से। सिख समुदाय पूरा नाराज हो गया किनसे? इंदिरा गांधी से। और सिख समुदाय के ही दो व्यक्ति जो इंदिरा जी के अंगरक्षक थे, उन्होंने 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की क्या कर दी? हत्या कर दी। 1984 को 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। कौन से समुदाय के द्वारा? सिख समुदाय। और किन्होंने की? इंदिरा गांधी जी के जो अंगरक्षक थे उन्होंने की। क्यों की? क्योंकि हमें जो है यहाँ बदनामी झेलनी पड़ी, पूरे सिख समुदाय इससे क्या हुआ? लज्जित हुआ। इसको लेकर उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। और वो भी कौन से समुदाय से? सिख समुदाय से। इंदिरा जी की हत्या के बाद देश के प्रधानमंत्री बने कौन? राजीव गांधी। घटना पता होना चाहिए साथियों, राजनीति में जब तक घटना पता नहीं होती है तब तक अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। देश के प्रधानमंत्री कौन बने? राजीव गांधी। राजीव गांधी कौन? इंदिरा गांधी के बेटे। और ये कौन? सिख समुदाय से अब यहां पर राजीव गांधी ने कोई बिल भेजा जो डाकघर संशोधन के संदर्भ में था, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। भाई दोनों सदनों में पारित करने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा। और राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ने उसे न तो स्वीकृत किया, न ही अस्वीकृत किया, न ही पुनर्विचार के लिए भेजा। अर्थात ऐसा माना गया कि राष्ट्रपति ने कौन से वीटो का प्रयोग कर लिया? जेबी वीटो का। क्यों किया गया? कारण पता है ना? क्लियर। बस ये कारण पता होगा ना, उस दिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन क्या किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट में पता, घटना पता होनी चाहिए कि ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में ये क्यों किया, ये तो सबको पता है। लेकिन कथन और कारण का अच्छा प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। इसको लेकर आपको पहले से तैयार होकर इस प्रकार के नए तथ्य आपको जरूर ध्यान में रखेंगे तो आपकी पॉलिटी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है, ये पढ़ने में खूब मजा आएगा। और जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ने में मजा आ जाता है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, वो सब्जेक्ट अपने आप में रुचि बन जाती है कि कम से कम दिन में कितना ही पढ़ें, लेकिन 1-2 घंटे तो संविधान को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। क्योंकि इसमें इस प्रकार की, इसको लेकर एक ऑपरेशन ब्लू स्टार नामक पुस्तक भी है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको वैसे नहीं पढ़नी है अभी फिलहाल एग्जाम के दौरान, लेकिन जब कभी मौका मिले ऑपरेशन ब्लू स्टार नामक एक अच्छी किताब आती है जिसमें सारी घटनाएं, इनके अलावा इंदिरा जी ने जो आपातकाल लगाया है उनको लेकर भी किताबें आती हैं। तो कई प्रकार की ऐसी बुक्स जो हैं वो आपको वैसे ही भारत की राजनीति, अस्थिर राजनीति क्यों रही थी 1975 से लगाकर 1990 या 1995 तक, उसके संदर्भ में जो क्या क्या घटनाक्रम हुए थे वो आप ध्यान में रख सकते हैं। और इंदिरा जी ने किस प्रकार देश में आपातकाल लगाया और आपातकाल के तहत किस प्रकार मीसा कानून लगाकर उन नेताओं को जेल में डाला, उनकी सारी बातें उस बुक्स में मिल जाएगी। और ऑपरेशन ब्लू स्टार की भी अच्छी किताब आती है, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, एग्जाम की दृष्टिकोण से तो यही महत्वपूर्ण है जो मैं बात कर रहा हूं, लेकिन वैसे व्यवहारिक जीवन की बात करें तो ये अपने पता होना चाहिए कि देश में कौन कौन सी घटनाएं जो इंदिरा जी के काल में घटी और उनके क्या प्रभाव देश की राजनीति में पड़े, ये थोड़े से आप ध्यान में रख सकते हैं।
अब मैंने कहा राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों को आपको तुलनात्मक रूप से पढ़ना है। मैंने शुरू से यही कहा था, किसी भी चीज को अगर पहले बिल्कुल डिटेल में जानिए और डिटेल में जानकर हो सके भी जिनको अपन कंपैरिजन में पढ़ सकते हैं उसको कंपैरिजन में पढ़िएगा, ताकि कम समय में शॉर्ट नोट्स किस प्रकार तैयार हो और अपन एग्जाम में किस प्रकार क्या कर सके, बेहतर कर सके, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए साथियों, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संदर्भ में बात करें तो मैंने कहा राष्ट्रपति की वीटो शक्ति कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की, जिसमें सबसे पहला वीटो मैंने बताया था विशेषित वीटो, दूसरा जो वीटो था जिसको मैंने बताया था आत्यांतिक वीटो, तीसरा जो वीटो था जिसको मैंने बताया था निलंबनकारी वीटो, और चौथा जो वीटो बताया था वो मैंने कौन सा बताया था, जेबी वीटो, जेबी या पॉकेट वीटो। बस जिस दिन आपने तुलनात्मक रूप से पढ़ना समझ लिया उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत अपने को एग्जाम में सफल होने से नहीं रोक सकती। देखिए जरा, सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, विशेषित वीटो के बारे में। दूसरा कौन सा वीटो रहेगा अपना आत्यांतिक, तीसरा कौन सा रहेगा निलंबनकारी, और चौथा कौन सा रहेगा जेबी वीटो। पहली तो इसमें क्या ध्यान में रखेंगे, नंबर 1, यह भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, यह भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, यह भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या ध्यान में रखेंगे, यहां पर राष्ट्रपति किसी बिल को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजता है, ये राष्ट्रपति हैं, ये राष्ट्रपति किसी विधेयक को किन के लिए भेजता है, पुनर्विचार के लिए भेजता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, पुनर्विचार के पश्चात में व्यवस्थापिका के द्वारा, किन के द्वारा, व्यवस्थापिका के द्वारा कौन से, विशेष बहुमत से पारित कर दिया जाता है, विशेष बहुमत से पारित कर दिया जाता है। तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए क्या होगा भाई, बाध्यकारी होगा। कौन सा वीटो, विशेषित वीटो। बस 2 ही तो बातें ध्यान में रखनी है। ऐसा कौन सा वीटो जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, विशेषित वीटो। और विशेषित वीटो में क्या होता है, पुनर्विचार के लिए भेजेगा, लेकिन अगर व्यवस्थापिका उसे वापस 2/3 बहुमत से यानी विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके भेजती है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने ही होते हैं। दूसरा देखिए आत्यांतिक वीटो। आत्यांतिक वीटो में क्या होता है, तो आत्यांतिक वीटो में आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति किसी विधेयक पर, राष्ट्रपति किसी विधेयक पर स्वीकृति देने से मना कर दे तो वह विधेयक वहीं समाप्त हो जाएगा, वह विधेयक वहीं क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार की वीटो को क्या कहेंगे, आत्यांतिक वीटो। राष्ट्रपति किसी विधेयक पर स्वीकृति देने से क्या कर दे भाई, मना कर दे तो विधेयक वहीं क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और इसमें आप ध्यान में रख सकते हैं 1954 राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और विधेयक कौन सा, पेप्सू विधेयक, पेप्सू विधेयक जो पंजाब राज्य से संबंधित था, पेप्सू विधेयक। क्लियर। तीसरा कौन सा, निलंबनकारी। इसमें क्या ध्यान में रखेंगे, इसमें ध्यान में रखेंगे राष्ट्रपति किसी विधेयक को, राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद के पास भेजे, पुनर्विचार हेतु संसद के पास भेजे, लेकिन संसद पुनः राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे, पुनः राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजे, तो राष्ट्रपति को क्या करना होगा, स्वीकृति प्रदान करनी हो। राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या होगा, बाध्यकारी होगा। बस ये बात इसमें ध्यान में रखनी है। यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितनी बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, राष्ट्रपति किसी विधेयक को 1 बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितनी बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, 1 बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तीसरा जो वीटो है जिसको अपन क्या कहते हैं, जेबी या पॉकेट वीटो, इसमें राष्ट्रपति किसी विधेयक पर क्या करे, न तो स्वीकृति
न तो स्वीकृति प्रदान करे, न ही अस्वीकृति प्रदान करे और न ही पुनर्विचार के लिए भेजे, अर्थात अपने पास क्या रख ले, सुरक्षित रख ले, क्योंकि समय सीमा का निर्धारण नहीं कर रखा है, अपने पास क्या रख ले, सुरक्षित रख ले। ऐसे वीटो को कौन से वीटो के नाम से जानते हैं भी, जेबी या पॉकेट वीटो। ऐसा लगता है ना कि ये जो वीटो पावर है ये तो बड़ी मुश्किल है, जटिल है, बस उनके लिए काम क्या हो गया है, आसान हो गया। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, बस पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अपने को बदलना होगा। पहले एक बार डिटेल में जानिएगा और उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स इस प्रकार बनाइएगा, ताकि एक एक शब्द में, अब एक एक शब्द में कैसे क्लियर होगा देखिए जरा। इसमें तो आपको ध्यान में नहीं रखना, बस ये ध्यान में रखना। बाकी इनके संदर्भ में बात करें, राष्ट्रपति किसी विधेयक पर स्वीकृति देने से क्या कर दे भाई, मना कर दे। राष्ट्रपति किसी विधेयक पर स्वीकृति देने से क्या कर दे, मना कर दे, और विधेयक वहीं समाप्त, मना कर दे, समाप्त हो जाए। बस कौन सा वीटो, आत्यांतिक वीटो, यानी अंत कर दिया विधेयक का, समाप्त कर दिया, ठीक है। दूसरा कौन सा, निलंबनकारी, यानी डिले कर दिया, रोक दिया गया, कुछ समय के लिए उसको पुनर्विचार के लिए भेजा और वापस से अगर संसद उसके पास, राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी होगा। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। आप कहेंगे किसी विधेयक को राष्ट्रपति एक ही बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर व्यवस्थापिका उसमें अमेंडमेंट करे, संशोधन करे, नहीं करे, जैसा पहले था वैसा का वैसा राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही होंगे। और इसके संदर्भ में तो अपन बात कर ही चुके हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये राष्ट्रपति की कैसी पावर होगी, वीटो पावर। अब अपन बात करते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में। राष्ट्रपति की कैसी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां। देखिएगा, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में बात करें तो वैसे तो राष्ट्रपति को कुछ भी ऐसी विशेष न्यायिक शक्तियां प्राप्त नहीं है, लेकिन कुछ, एक तो जैसे समाधान की शक्ति आपको ध्यान में रखनी होगी आर्टिकल 72 के तहत। साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। इसके संदर्भ में कुछ शक्तियां हैं। और आर्टिकल 143 के तहत जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी प्रकार के परामर्श ले सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में सबसे पहली बात आप ध्यान में रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का मतलब जो राज्यों में होते हैं हाई कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किन के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी आपको पता होना चाहिए कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है और वर्तमान में जो है ये 25 हाई कोर्ट हैं। इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। क्या राष्ट्रपति अपने विवेक से करेगा, नहीं। राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति तो करेगा, लेकिन किसकी परामर्श पे करेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति जो है ये कॉलेजियम की परामर्श से करेगा। किसकी परामर्श से करेगा, कॉलेजियम की परामर्श से करेगा। और कॉलेजियम में कुल कितने व्यक्ति होते हैं, तो कॉलेजियम में कुल 5 व्यक्ति होते हैं। एक तो होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और इनके अलावा 4 होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। 4 कौन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। इन 5 न्यायाधीशों की जो है ये कॉलेजियम का गठन होता है। और इस कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और साथ ही सभी राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसको लेकर आप लोगों को पता होगा, आगे अपन पढ़ेंगे जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ेंगे। 99वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था, लेकिन बाद में न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन के बाद में जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने इस न्यायिक नियुक्ति आयोग को क्या कर दिया, असंवैधानिक बताते हुए इसे क्या कर दिया, रद्द कर दिया। मतलब 99वें संविधान संशोधन को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो पहले आप क्या ध्यान में रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति।
हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी परामर्श से करेगा? तो ये आपको ध्यान में रखना है। कॉलेजियम में कितने व्यक्ति होते हैं? 5। एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 4 सुप्रीम कोर्ट के क्या होते हैं? वरिष्ठ न्यायाधीश इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। दूसरी बात सुनिएगा, दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, दूसरी बात क्या ध्यान में रखेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाना। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाना। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। बाकी अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। इसके बाद अगली जो तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 143 आपने पढ़ा होगा, और आर्टिकल 143 में क्या है? राष्ट्रपति जो हैं, किनसे? राष्ट्रपति जो हैं सर्वोच्च न्यायालय से। राष्ट्रपति किनसे? सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी प्रकार की क्या ले सकता है? परामर्श। राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की परामर्श ले सकता है। किनसे? सुप्रीम कोर्ट से। कौन से आर्टिकल के तहत? 143 के तहत। राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी प्रकार की परामर्श जानकारी ले सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। अगर राष्ट्रपति ने कोई परामर्श मांगी है, राष्ट्रपति जी ने कोई परामर्श मांगी है, तो सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने हेतु बाध्यकारी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने हेतु बाध्यकारी नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान में रखेंगे। और कोई परामर्श सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को दी है, तो राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति परामर्श मानने हेतु बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति परामर्श मानने हेतु बाध्यकारी नहीं है। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। यानी न तो सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्यकारी है, और न ही दी गई परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है? बाध्यकारी नहीं है। दोनों ही अपने अपने मामलों में स्वतंत्र हैं। लेकिन आर्टिकल 143 के तहत जो है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्यकारी नहीं है, और दी गई परामर्श को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। कौन? राष्ट्रपति। अब देखिए, एक मोस्ट ध्यान से सुनिएगा। अगर मामला 1950 से पूर्व है, कहा है? अगर मामला संविधान के लागू होने से पूर्व का है, संविधान के लागू होने से पूर्व का है, लागू होने से पूर्व का है। अगर मामला संविधान के लागू होने से पूर्व का है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देनी होगी, सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देनी होगी, सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देनी होगी। लेकिन राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति मानने हेतु बाध्यकारी नहीं है। यह बड़ा अच्छा तथ्य आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी परामर्श अगर संविधान लागू होने से पूर्व का कोई मामला है, 1950 के पूर्व के किसी मामले पर भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगे, तो सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देनी होगी, लेकिन राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। अर्थात 1950 से बाद का है तो दोनों ही बाध्यकारी नहीं है, न सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्यकारी है, न राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्यकारी है। लेकिन अगर मामला संविधान के लागू होने से पूर्व का है तो सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देनी होगी, लेकिन राष्ट्रपति परामर्श देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ये सारी बातें कौन से आर्टिकल में लिखी गई हैं? 143। अगली राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में अपन बात करें तो आप ध्यान में रख सकते हैं, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को कौन सी शक्तियां प्रदान की गई हैं? क्षमादान की शक्तियां। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्रदान की गई हैं? क्षमादान की शक्तियां। और राष्ट्रपति जो है संघीय विधि के निर्णय के विरुद्ध, कौन सी विधि के? संघीय विधि। कितने प्रकार की क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है राष्ट्रपति को? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। पांचों नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। सबसे पहले अपन बात करें क्षमा, दूसरा आप ध्यान में रख सकते हैं लघुकरण, तीसरा आप ध्यान में रख सकते हैं परिहार, चौथा आप ध्यान में रख सकते हैं प्रविलंबन, और पांचवा आप ध्यान में रख सकते हैं
विराम। ये जो 5 प्रकार की समाधान की शक्तियां हैं, जिसको ये किसको प्राप्त होती है? राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत प्राप्त होती हैं? तो आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल ध्यान में रखिएगा कौन सा? 72। संघीय विधि के निर्णय के विरुद्ध राष्ट्रपति जो है 5 प्रकार की समाधान शक्ति प्राप्त होती है। नाम ध्यान में रखिएगा, पहला क्षमा, दूसरा लघुकरण, तीसरा परिहार, चौथा प्रविलंबन, पांचवा कौन सा? विराम। अब एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले बात करें किसके संदर्भ में? क्षमा के संदर्भ में। क्षमा में क्या होगा? जब राष्ट्रपति किसी सजा को पूर्णतः माफ कर दे। ध्यान से सुनिएगा, जब राष्ट्रपति दी गई सजा को, राष्ट्रपति किसी सजा को पूर्णतः माफ कर दे, पूर्णतः क्या कर दे? माफ कर दे, तो राष्ट्रपति ने कौन सी शक्ति का प्रयोग किया है? क्षमा का। अच्छा, प्रश्न यहां से पूछा जाता है, किसमें किसका प्रयोग किया जाता है? किसी व्यक्ति को सजा दी गई थी और उन्होंने राष्ट्रपति के पास क्षमा याचिका लगाई, राष्ट्रपति ने उसकी सजा को पूर्णतः क्या कर दिया? माफ कर दिया। बताओ राष्ट्रपति ने कौन सी शक्ति का प्रयोग किया? क्षमा का। दूसरी आपको ध्यान में रखनी है लघुकरण। दूसरी कौन सी ध्यान में रखेंगे? लघुकरण। इसमें क्या होगा? राष्ट्रपति किसी सजा की प्रकृति या स्वरूप में परिवर्तन कर दे। प्रकृति या स्वरूप में क्या कर दे? परिवर्तन कर दे। प्रकृति या स्वरूप में परिवर्तन कर दे। बताओ कौन सी? लघुकरण। और प्रकृति और स्वरूप में परिवर्तन का क्या मतलब हुआ? तो इसमें आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को पहले मृत्यु दंड दिया गया था। कौन सा दंड दिया गया था? मृत्यु दंड दिया गया था। लेकिन मृत्यु दंड को परिवर्तन करके राष्ट्रपति ने कौन से कारावास में बदल दिया? कठोर कारावास में। कौन से कारावास में? कठोर कारावास में बदल दिया। बोलो सजा की प्रकृति में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? सजा के स्वरूप में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार देखिए, किसी व्यक्ति को कठोर कारावास दिया गया था। कौन सा कारावास प्रदान किया गया था? कठोर कारावास। और राष्ट्रपति के पास समय याचिका लगाई, राष्ट्रपति ने कठोर कारावास की बजाय उसे कौन से कारावास में बदल दिया? साधारण कारावास में। किसमें बदल दिया? साधारण कारावास में। तो बताओ सजा की प्रकृति एवं स्वरूप में परिवर्तन हुआ अथवा नहीं हुआ? किसी की सजा में राष्ट्रपति के पास समय याचिका लगाए और राष्ट्रपति सजा की प्रकृति या स्वरूप में परिवर्तन कर दे, तो आपको ध्यान में रखनी है कौन सी? लघुकरण। तीसरी जो रहती है वो रहती है परिहार। तीसरी कौन सी ध्यान में रखेंगे? परिहार। और परिहार में क्या होगा? तो आपको ध्यान में रखना है, परिहार में राष्ट्रपति किसी की सजा की प्रकृति या स्वरूप में परिवर्तन किए बिना, राष्ट्रपति किसी सजा की प्रकृति या स्वरूप में परिवर्तन किए बिना, प्रकृति या स्वरूप में परिवर्तन किए बिना सजा को कम कर दे। सजा को क्या कर दे? कम कर दे। सजा की प्रकृति या स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल सजा कम हुई थी। जैसे, तो आपको ध्यान में रखना है कि किसी को 10 वर्ष का कठोर कारावास था। 10 वर्ष का कैसा कारावास था? कठोर कारावास था। और राष्ट्रपति जी ने 10 वर्ष के कठोर कारावास को कितने वर्ष में? 5 वर्ष में परिवर्तन कर दिया। तो बताओ कौन सी? परिहार। सजा की प्रकृति एवं स्वरूप में परिवर्तन किए बिना सजा को कम करना क्या कहलाता है? परिहार कहलाता है। सजा की प्रकृति एवं स्वरूप में कर परिवर्तन किए बिना सजा को कम करना क्या कहलाता है? परिहार कहलाता है। अगला आपको ध्यान में रखना है विराम। नंबर 4 पे क्या ध्यान में रखे हैं? विराम। विराम में क्या है? विशेष परिस्थितियों में सजा को स्थगित करना। सजा को स्थगित करना। विशेष परिस्थितियों में सजा को स्थगित करना क्या कहलाता है? विराम कहलाता। विशेष परिस्थितियां कैसे? जैसे देखिए, किसी गर्भवती महिला को फांसी की सजा हो रही थी। गर्भवती महिला को कौन सी सजा हो रही थी? फांसी की सजा। और जब गर्भवती महिला को फांसी की सजा हो रही है, तो ऐसी स्थिति में जो उसकी कोख में बच्चा पल रहा है उसको भी मौत हो जाएगी। तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में उसकी सजा को रोकने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? विराम बोलते हैं। और लास्ट जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? प्रविलंबन।
प्रविलंबन। और प्रविलंबन में क्या होगा, सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति के द्वारा सजा को स्थगित करना। सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति के द्वारा सजा को क्या करना, स्थगित करना, क्या कहलाता है, प्रविलंबन कहलाता है। ये सारी की सारी 5 प्रकार की जो शक्तियां हैं, ये राष्ट्रपति को कौन से आर्टिकल के तहत प्राप्त की गई हैं, प्रदान की गई हैं। आर्टिकल ध्यान में रखेंगे कौन सा, 72। अब 72 में आप कंफ्यूज कहां होंगे वो भी मैं बता देता हूं। किस में होंगे, एक तो लघुकरण और एक परिहार में, बाकी में तो क्लियर है। क्षमा का मतलब पूर्णतः माफ करना, विराम का मतलब वी और विशेष परिस्थितियों में सजा को रोकना, प्रविलंबन का मतलब है सामान्य परिस्थितियों को सजा को रोकना। अब कंफ्यूज कहां होंगे, एक तो होंगे लघुकरण और दूसरा कौन सा, परिहार। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, लघुकरण में क्या है, लघुकरण में सजा की प्रकृति और स्वरूप में पर छोटा परिवर्तन हुआ है। सजा की प्रकृति और स्वरूप में परिवर्तन किया है, सजा में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल प्रकृति और स्वरूप में परिवर्तन किया है, लघुकरण कहलाई जाएगी। और जब सजा में स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हो और सजा को कम कर दे, इसको क्या कहेंगे, परिहार कहेंगे। ये दोनों महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है। और सभी प्रकार की जो 5 प्रकार की समाधान की शक्तियां हैं, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है, अनुच्छेद 72 में किया गया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। आज के लिए बस इतना ही। राष्ट्रपति की वीटो पावर और वीटो पावर के साथ में राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में बात की। नेक्स्ट क्लास में अपन राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, इनके अलावा राष्ट्रपति की विशेषाधिकार, राष्ट्रपति की कूटनीतिज्ञ शक्तियां और बाद में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में भी बात करेंगे, जहां से अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने शुरू में भी कहा था, राष्ट्रपति को कुछ अनुच्छेदों में सीमित कर पाना संभव नहीं है। पूरा डिटेल से जानेंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर साथियों राष्ट्रपति को अच्छे ढंग से आपने पढ़ लिया और अच्छे ढंग से समझ लिया, तो राज्यपाल को पढ़ने और समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो शक्ति केंद्र में राष्ट्रपति को प्राप्त होती है वो शक्ति राज्य में राज्यपाल को प्राप्त होती है। वहाँ केवल आर्टिकल परिवर्तन होंगे, अनुच्छेद परिवर्तन होंगे, और साथ ही कुछ राज्यपाल को कम शक्तियां प्राप्त होगी, वो कौन कौन सी रहेगी, और कुछ राज्यपाल को ज्यादा शक्तियां प्राप्त होगी, वो कौन कौन सी रहेगी, इसके बारे में जान लेंगे। तो दोनों जो हैं, एक देश का प्रथम नागरिक और दूसरा राज्य का प्रथम नागरिक, एक साथ क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू।